हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पार्ट थर्ड की। पार्ट सेकंड में हमने बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कि कैसे पता किया जाए कि वस्तु चार्ज है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज। उसमें हम बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हिंदी में स्वर्ण पत्र सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। यह यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम आवेशों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से मतलब है कि इस उपकरण के द्वारा यह तो नहीं बताया जा सकता है कि वस्तु पर कितनी मात्रा में आवेश है, पर यह ज़रूर बताया जा सकता है कि दो वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ज़्यादा आवेशित है और कौन सी वस्तु कम आवेशित है। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना होता है। सेकेंड हम बात करेंगे उसकी कार्यविधि की। चलिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ग्लास जार, कांच के जार से बना होता है, जिसमें कॉर्क की सहायता से एक मेटेलिक रॉड फिक्स होती है। मेटेलिक रॉड का नीचे वाला जो सिरा होता है वो स्वर्ण पत्तियों से जुड़ा होता है, जबकि इसका ऊपरी सिरा धात्विक गोले से जुड़ा होता है। इस कांच के जार में निर्वात या वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। स्वर्ण पत्तियों का सब उपयोग क्यों किया जाता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। क्योंकि स्वर्ण पत्तियों की सुन्मयता इतनी अधिक होती है कि उनसे आसानी से बहुत पतली पतली सोने की पत्तियाँ बनाई जा सकती हैं। इन सोने की पत्तियाँ पर जब आवेश आता है तो ये आवेश के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में हम बात करेंगे कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी को इस धात्विक बॉल के समीप लेके आया जाता है तो इन सोने की पत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस उपकरण की में सोने की पत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तु हम समीप लेके आए हैं वो वस्तु उदासीन है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी धनावेशित छड़ को धात्विक बॉल के समीप लाया जाता है तो धनावेशित छड़ के कारण प्रेरण होता है और प्रेरण से धात्विक बॉल पर ऋणावेश तथा सोने की पत्तियों पर धनावेश एकत्रित हो जाता है। यह सोने की पत्तियों पे एकत्रित होने वाला धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये दोनों पत्तियाँ फैल जाती हैं। अब यदि इस छड़ को और समीप लाया जाए तो इस धात्विक बॉल पर ऋणावेश की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे ये सोने की पत्तियाँ पहले की तुलना में और फैल जाती हैं। इसी प्रकार जब हम किसी ऋणावेशित छड़ को इसके पास लाते हैं तो धात्विक बॉल पर धनावेश जबकि सोने की पत्तियों पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। ऋणावेश के कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है पत्तियाँ, जिससे ये फैल जाती है। यदि ऋणावेशित छड़ को और समीप लाया जाता है तो सोने की पत्तियों पर आवेश की मात्रा बढ़ती है, जिससे ये और ज़्यादा प्रसारित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि इस ऋणावेशित छड़ को धात्विक बॉल से टच कराया जाता है तो पहले इस धात्विक बॉल पर सोने की पत्तियों से ऋणावेश आता है, जिससे ये उदासीन हो जाती है। परंतु इसके पश्चात चालन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन धात्विक बॉल से होते हुए सोने की पत्तियों पर आ जाता है। सोने की पत्तियों पर आने के कारण यह आवेश दोबारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिससे सोने की पत्तियां पुनः प्रसारित हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण। थर्ड है इनवेरियस ऑफ चार्जेस, आवेशों की निश्चलता। फोर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश एक अदिश राशि है, परंतु अपवाद स्वरूप इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। किसी भी वस्तु या निकाय पर कुल आवेश का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना किसी वस्तु पर Q1 आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश 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 Q1 है, तो इस वस्तु पर कुल आवेश कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डैश 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 Q1 होगा। इसे एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
माना किसी वस्तु पर +1 कूलाम, -2 कूलाम, +3 कूलाम, -4 कूलाम, -5 कूलाम, +6 कूलाम आवेश है। अब इसकी एडिशन या फिर योग के दौरान हम सभी आवेशों को उनके चिन्ह के साथ में जोड़ते हैं। जैसे +1 कूलाम को हम +1 कूलाम लेंगे, -2 कूलाम को हम -2 कूलाम ही लेंगे। इस प्रकार इस वस्तु पर कुल आवेश -1 कूलाम होगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, आवेशों का संरक्षण की। तो इससे यह तात्पर्य है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश समय के साथ संरक्षित रहता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक निकाय में रेशम का कपड़ा तथा कांच की छड़ है। इस निकाय का प्रारंभिक आवेश 0 है। यदि इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। माना 10 इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम के कपड़े में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिससे कांच की छड़ पर +10 ई चार्ज आ जाएगा और रेशम के कपड़े पर -10 ई चार्ज आ जाएगा। यदि हम इंडिविजुअली बात करें तो कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा आवेशित हो चुका है, परंतु अगर हम पूरे निकाय की बात करें तो अब भी इस पूरे निकाय पर कुल आवेश का मान 0 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण से पूर्व तथा घर्षण के पश्चात कुल आवेश का मान 0 है। अब हम बात करते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्जेस की, आवेशों की निश्चलता की। आवेश का मान किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। माना किसी वस्तु जो कि स्थिर अवस्था में है उस पर आवेश Q है। यदि वही वस्तु गतिशील अवस्था में आती है तो उस पर वही आवेश Q ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान का मान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जिसे हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है जिसका गतिमान अवस्था में द्रव्यमान M है, यदि उसी वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान m0 है तथा उस वस्तु का वेग v है तथा प्रकाश का वेग c है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू गतिमान अवस्था में द्रव्यमान के मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करती है तो इस सूत्र की सहायता से हमें ये पता चलता है कि उस वस्तु का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान अनंत होगा। अर्थात इस वस्तु का वेग बढ़ाने के लिए हमें अनंत बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करने से पहले हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु किसी असतत रूप में पाई जाना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम किसी दुकानदार से 1 अंडा ले सकते हैं, 2 अंडा ले सकते हैं, 3 अंडा ले सकते हैं, लेकिन हाफ, 3/4, 1/4, 1/8 ये अंडा परचेज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंडे जो क्वांटाइज वस्तु है, क्वांटीकृत वस्तु है। परंतु अगर हम बात करें दूध की, तो दूध की किसी भी मात्रा को हम परचेज़ कर सकते हैं। जैसे हम 200 ml भी ले सकते हैं, 210 ml भी ले सकते हैं, 215 ml भी ले सकते हैं, 220 ml भी ले सकते हैं। तो दूध एक नॉन क्वांटाइज वस्तु है। इस प्रकार हम बात करते हैं कि हमने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में बात की थी कि आवेशन के दौरान केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसे आवेशों का क्वांटा भी कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उस वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर Ne होगा। यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।